जनसंख्या संगठन की भूमिका के बाद में अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या संगठन हमारे काम क्या आता है। तो देखिए, जनसंख्या संगठन, बेटा इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और अगर आपका इतने ढंग से समझ लिया है तो आप कोई भी प्रश्न आए उसका जवाब दे सकते हैं। 3 भागों में हमने बांट दिया। पहले इसकी भूमिका ले ली। अब जनसंख्या संगठन काम क्या करता है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे क्या क्या उसमें हम देखते हैं, स्त्री पुरुष, साक्षर निरक्षर, अलग अलग एज ग्रुप। यह स्त्री पुरुष, साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, साक्षर निरक्षर, फिर आयु वर्ग, अलग अलग जो एज ग्रुप होता है, मान लें 0 से 6 है, 7 से 12 है, इस तरह से थोड़ा जैसे भी आप उसको डिवाइड करें। लोगों का इनकम, आय स्तर, लोगों का इनकम कितनी है ना। जब आपके यहाँ जनगणना के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी आता है तो वो सारी डिटेल लेके जाता है। आयु वर्ग, आय स्तर आदि को दर्शाता है, आदि की जानकारी देता है हमें, आदि को दर्शाता है। अब जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो है एक विधि है, उसको कहते हैं पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या संगठन को समझने के लिए जनसंख्या संगठन की विधि है को समझने की एक विधि जिसको हमने कहा है जनसंख्या पिरामिड। अब जनसंख्या पिरामिड आपकी किताब में दिए हुए हैं, उसी विधि का हम यहां पे जिक्र करेंगे। यह हमारे कैसे कैसे हेल्प करता है। एक जनसंख्या पिरामिड से हमें एक जनसंख्या पिरामिड से हमें, पिरामिड का मतलब समझते हैं ना आप, इस तरह की संरचना होती है और इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पे आंकड़े होंगे, यहाँ पे आंकड़े होंगे, बीच में से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। इधर मान लीजिए स्त्री, इधर मान लीजिए पुरुष, है ना, जो भी होगा हम आगे समझेंगे। इसको ग्राफ, पिरामिड को ग्राफ के रूप में बताना और सारे आंकड़े उस पर डिस्प्ले करना, ये है जनसंख्या पिरामिड। अब इससे हमें क्या क्या पता चलेगा? एक तो कुल जनसंख्या, उसमें आयु वर्ग, पहला कुल जनसंख्या और उसमें भी आयु वर्ग के हिसाब से, मान लीजिए 0 से 5, 5 से 15 आदि, अलग अलग, जैसे हम अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले तो हमें आयु वर्ग, एज ग्रुप पता चलेगा जनसंख्या पिरामिड से। दूसरा, स्त्री पुरुषों के रूप में इसका विभाजन किया जाएगा। जनसंख्या का स्त्री और पुरुषों के रूप में विभाजन, स्त्री पुरुषों के रूप में विभाजन या उप विभाजन, सब डिवीजन जिसको हम कह सकते हैं, डिवाइड करना इसको। कुल जनसंख्या पता चल गई आपको, स्त्री पुरुष कितने हैं इसका पता चल गया। उसके बाद में जन्म और मृत्यु के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड, जन्म और मृत्यु के आंकड़े। उसके अलावा आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या। अब आश्रित जनसंख्या कौन सी है बेटा? जो व्यक्ति काम नहीं करते, जो किसी के ऊपर आश्रित है, जैसे कि बच्चे हैं। आश्रित जनसंख्या में बच्चे आश्रित होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो 15 वर्ष से कम और एक 65 साल से अधिक।
आश्रित जनसंख्या 15 वर्ष से कम, और दूसरा है 65 वर्ष से अधिक। और कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है, कार्यशील जनसंख्या मतलब 65 वर्ष से अधिक उम्र के, 65 वर्ष से कम और 15 वर्ष से अधिक जो कोई काम करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे 15 से 65 आयु वर्ग। ये चीजें हैं। तो जनसंख्या पिरामिड हमारी क्या क्या समझने में मदद करता है, देखिए। एक तो कुल जनसंख्या, आयु वर्ग के हिसाब से स्त्री पुरुष का उपविभाजन, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आंकड़े दर्शाना। आश्रित जनसंख्या, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम आ जाता है। आश्रित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? ये कार्यशील जो काम करने वाली जनसंख्या है उससे आप क्या समझते हैं? तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगी जनसंख्या पिरामिड से। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो में समझते हैं कि जनसंख्या पिरामिड के एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि ये वास्तव में काम कैसे करता है। अब तक हमने जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या पिरामिड विधि क्या है, वो हमारे लिए कैसे इस्तेमाल होती है, वो समझा। अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि जनसंख्या पिरामिड हमारे लिए हेल्प कैसे करता है, या फिर जनसंख्या पिरामिड के एग्जाम्पल। तो देखिए, पहले प्रकार का जो बताया गया है, जब जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो। चित्र में भी आपको बताया जा रहा है और यहां पर भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये जनसंख्या पिरामिड है। अब इसका आधार मतलब ये बेस है इसका, ये बहुत चौड़ा है यहां से, लेकिन ये धीरे 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 यहां पर संकरा होता जा रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो है वो जन्म लेने वाले लोग हैं, लेकिन देखिए जन्म तो ज्यादा लिए, लेकिन ये सारा यहां तक नहीं पहुंचा। धीरे 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 ये कम होते गए, कम होते गए। तो यहां पर इसका मतलब कि मृत्यु ज्यादा हुई। तो अगर आपको ये दिखे पिरामिड में कि आधार चौड़ा है, नीचे वाला आधार चौड़ा है, तथा जो शीर्ष है, जो ऊपर वाला भाग है, ये शीर्ष है, ये वाला, तो आधार चौड़ा है और शीर्ष संकरा है। शीर्ष संकरा हो तो क्या होगा? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों अधिक होगी। जैसे कि एग्जाम्पल केन्या, उदाहरण केन्या, ये पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। जब जन्म दर ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर भी ज्यादा है, बच्चे जन्म तो ज्यादा रहे लेकिन मर भी रहे, क्योंकि वहां पे इतने स्वास्थ्य सेवाओं की या जो इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो पहला, आधार अगर संकरा है, आधार चौड़ा है सॉरी, और शीर्ष संकरा है, तो वहां पे क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, जनसंख्या कंट्रोल में है, जन्म ज्यादा रहे मर भी ज्यादा रहे। दूसरा, आधार संकरा है और ऊपर तक बराबर जा रहा है। देखिए, दूसरा, आधार संकरा है तथा ऊपर तक बराबर जा रहा है, तो जन्म दर कम तथा मृत्यु दर भी कम। जैसे एग्जाम्पल के लिए जापान। अभी मैं भारत की बात सबसे लास्ट में करूंगा, आपकी किताब में पहले जहां भारत दिया। मान लीजिए यहां से, यहीं से ये वाला, लेकिन ये ऐसे 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 पूरा ठेठ आगे तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जन्म लेने वाले कम है, लेकिन वो सारे के सारे वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मृत्यु दर भी कम है। पूरी की पूरी जनसंख्या जी रही, इसका मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी है, टेक्नोलॉजी ठीक है, लोगों का जीवन स्तर भी ठीक है, और लोगों में जागरूकता भी है, जनसंख्या नहीं बढ़े ज्यादा, लेकिन वो सारे के सारे बूढ़े भी हो रहे हैं। अब उनके प्रॉब्लम ये आ रही है कि युवाओं की संख्या कम पड़ गई। तो ये दूसरा है। तीसरा,
आधार चौड़ा है और वो लास्ट तक समान है। देखिए अब हम भारत की बात करते हैं। आधार चौड़ा है तथा वह समान रूप से आगे बढ़ रहा है, समान रूप से आगे जारी है। इसका मतलब आधार चौड़ा है मतलब जन्म दर ज्यादा है जैसे कि भारत में, लेकिन मृत्यु दर कम है क्योंकि आगे ठेठ आगे तक जा रहे हैं। तो ऐसा जो पिरामिड है वो है भारत का। और यहाँ जो ये जो स्थिति बनती है, यहाँ पर जो युवा है वो ज्यादा होते हैं। देखिए ये आधार है, आधार बिल्कुल चौड़ा है और यहां तक ठेठ आगे तक जा रहा है, यहां तक ये वाला। तो ये जितने सारे जन्म लिए ना, ये जन्म लेने वाले ज्यादा हैं, वो सारे के सारे यहां पर क्या हो गए, युवा हो गए। तो भारत के अंदर युवा सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत युवाओं का देश कहलाता है हाल की स्थिति में। जन्म दर ज्यादा है, जितने जन्म लिए सारे के सारे जो है वो मतलब मृत्यु दर कम है। इतना भारत के अंदर भी अभी काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हेल्थ सेक्टर में, या फिर जो खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी है लोगों की। इस प्रकार से आपको ये समझना है। 3 एग्जाम्पल लिए हमने, केनिया का, जापान का और भारत का। आपकी किताब में जापान को लास्ट में दिया है, भारत को पहले दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तीनों का चित्र भी डिस्प्ले हुआ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि जब युवा उत्साही होते हैं तो क्या होता है। तो कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक सोच वाले युवा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स हैं, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहां पर हम 1-2 लाइन लिख लेते हैं कि कुशल, उत्साही, सकारात्मक सोच, जो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, आपके अंदर स्किल है, आप आशान्वित हैं, सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच के युवा किसी भी देश के महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर उनमें अपने देश के प्रति प्रेम है, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। और भारत जो है इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। तो युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए और हम लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं। और भारत जो है आज बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे मान लीजिए स्पेस सेक्टर ले लीजिए, है ना। स्पेस सेक्टर के अंदर इंडिया ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। दूसरे देशों से सैटेलाइट जो है वो हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। और अभी जब से स्पेस सेक्टर को निजी हाथों के लिए खोल दिया गया है तो बहुत सारे स्टार्टअप मिले हैं इंडिया को, है ना। बहुत सारे लोग इसमें आ गए, खास करके युवा वैज्ञानिक। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो ये सारा जो है आपको पता रखना है। एक है बेटा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, प्रत्याशा, किसी के काम के बदले में की गई आशा, वो प्रत्याशा होती है। लेकिन यहां पर जीवन प्रत्याशा का मतलब है औसत उम्र। किसी भी देश के लिए एक आदमी एवरेज कितना जिंदा रहेगा, औसत व्यक्ति के जीवित रहने की औसत वर्षों की संख्या जिसमें व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। एवरेज एज जिसको बोलते, एवरेज एज है ना, एज नहीं एज। ये आपको जीवन प्रत्याशा ध्यान रखना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बोलो, मान लीजिए भारत की एवरेज एज यदि 64 साल है, 64, तो ऐसा है कि भाई एक व्यक्ति 64 ईयर तक तो जिंदा रहेगा एवरेज। अब कई लोग हैं जो 110 साल के भी होते हैं, कई 35 साल की उम्र में चले जाते हैं, तो ये एक अलग फैक्ट है। लेकिन जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज एज, औसत वर्षों की संख्या, जिसमें यह है कि किसी देश के अंदर एक व्यक्ति सामान्य इतने वर्षों तक जिंदा रहेगा। तो ये टर्म थी जीवन प्रत्याशा, जिसको आपको समझना है और ये सारा आपको लिखना है। तीनों केनिया वाला, जापान वाला और भारत वाला। और
हाँ, इस पिरामिड को आपको ड्रॉ भी करना है अपने नोटबुक में, इसको समझना है, इसके आप क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के हैं वो तैयार करने हैं, शब्दावली जो चैप्टर्स के अंदर दी है वो भी आपको देखनी है। और अगर कोई क्वेरी हो आपको तो मुझे कॉल करना है। हमारा जो ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर इस चैप्टर के हमने नोट्स डाल रखे हैं, नोट्स एक बार जरूर उसको देख लेना, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।